नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिकेट अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने पेश हैं। आज जो हमारी एडिलेड में करारी हार हुई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज विशेष अतिथि हैं जो कि जिनका नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा जी। ये पेशे से शिक्षक हैं और हमारी तरह ही क्रिकेट प्रेमी हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शर्मा जी बताइए, आज की हार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज की हार जिस हिसाब से हुई कि हार जीत तो चलती रहती है खेल में, वो खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस हिसाब से हुई 10 विकेट की हार काफी बड़ी हार होती है। जिस हिसाब से पहला मैच इंडिया ने जीता था तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस हिसाब से इंडिया हार जाएगी। और रोहित शर्मा के आने से उम्मीदें तो ये थी कि शायद टीम में कुछ पॉजिटिवनेस आएगी और मजबूत होगी टीम, लेकिन उसके विपरीत हुआ। और मुझे शायद ये मेरा मानना हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा शायद उस हिसाब से टेस्ट कप्तानी नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से वो व्हाइट बॉल की कैप्टनसी करते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि रोहित शर्मा जी को टेस्ट कैप्टनसी अब त्याग देनी चाहिए। तो आप बताएं, आपकी नजर में ऐसा क्या हुआ कि पहले मैच में इतने बड़े अंतर से जीते, बिल्कुल रोक दिया हमने ऑस्ट्रेलिया को, और फिर हम दूसरे मैच में एकदम सरेंडर कर गए। मुझे थोड़ा सा तो इसमें सोच का भी अंतर लगता है। ये बुमराह की जो सोच थी वो एक अटैकिंग सोच थी, जिस हिसाब से उन्होंने कप्तानी की थी। तो ये सोच का आप इसमें अंतर देख सकते हैं। खिलाड़ी लगभग वही थे, रोहित शर्मा आ गए और गिल आ गए जो कि एक परमानेंट सदस्य हैं टीम के। तो वो आने से तो और ज्यादा मतलब टीम मजबूत होनी चाहिए थी। तो लेकिन हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो साफ मेरे हिसाब से जो सोच का एक नजरिया था वो थोड़ा ऐसा। आप कहना चाहते हैं कि कप्तानी कहीं ना कहीं निराशाजनक रही? हाँ, काफी हद तक मतलब ये लग रहा है नकारात्मक कप्तानी का असर दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम जीते थे तो हमें और दबाव बनाना, पॉजिटिव होना चाहिए था। सोचा था कि जिस हिसाब से अब शायद ऑस्ट्रेलिया उस हिसाब से कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने काफी शानदार तरीके से कमबैक किया क्योंकि उनको चांस दिया गया कमबैक करने का। और फिर इतनी बड़ी टीम है तो फिर देखिए, आतुर रहते हैं अपने घर में तो बराबरी करने के लिए, वो भी आतुर रहते हैं। बड़ी टीम है वो आपको ऐसे मौका नहीं देंगे कि आप एकदम बिल्कुल हावी हो जाओ। ये आपको बनाना पड़ेगा। जिस हिसाब से बुमराह ने कप्तानी की थी तो मतलब बिल्कुल भी जिस हिसाब से पहली इनिंग में इंडिया बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी और बैट्समैन बैटिंग मतलब अच्छी करी उन्होंने सेकंड इनिंग में, और फिर उसके बाद जो बॉलिंग से दबाव बनाया वो सब इस मैच में थोड़ा मिस था। अब आप कोहली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोहली देखिए, जिस हिसाब के खिलाड़ी हैं उनके बारे में वैसे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, जैसे जिस प्रतिभा के वो धनी हैं, लेकिन आप एक ही गलती बार बार करे जाए तो वो फिर थोड़ा सा सिस्टम वाली गलती। जी जी जी, सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी थे, सब उस सिडनी वाली पारी का उदाहरण देते हैं सब लोग। वो हमने खुद अपनी आंखों से देखी थी बचपन में। तो अब इतने महान खिलाड़ी जब वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये शॉट नहीं खेलना है क्योंकि उससे टीम का ही नुकसान हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। आप 52-53 के एवरेज पे थे और वो 47 पे आप उसको ले आए। तो ऐसा नहीं कि कोहली कोई प्रतिभा की कमी हो, थोड़ा मुझे लग रहा है कि अनुशासन की थोड़ी कमी चल रही है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात आपको ये नहीं लगती है कि देखिए आजकल कोहली इतना कम क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक वो खेलते नहीं है जी, और आपका 2020 भी उन्होंने छोड़ दिया है, वनडे आजकल होता ही नहीं है। तो उनके पास इतना समय भी है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, फिर भी वो गलतियां दोहराई जा रही है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित करती है। सचिन का आप देखिए रणजी मैच उनके बाद है। विराट कोहली ने जो लास्ट रणजी खेला है वो शायद 2012 में है और सचिन ने जो लास्ट रणजी खेला वो 2013 में। तो ये तो है, आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की कमियां क्रिकेट खेल के ही निकाली जा सकती हैं हमारे हिसाब से। तो इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं और इतने बड़े दौरे पे अगर वो ही नहीं चलेंगे तो फिर टीम तो लड़खड़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बल्लेबाज तो हमारे नए हैं जी बिल्कुल, दो जो प्रमुख बल्लेबाज हैं आप। और एक चीज और आप देखिए, पिछले जो 28वां 29वां और 30वां शतक उनका आया है वो कैसी परिस्थिति में आया है? आसान परिस्थिति में आया है। और बाकी के जो 27 हैं, जो पिछले 27 शतक, उनमें आप एकदम कह सकते हो कि हाँ क्लास कोहली। लेकिन ये जो 3 शतक थे बिल्कुल आसान परिस्थितियों। भाई कोहली तो जाने ही अपने जुझारूपन के लिए जाते, लड़ने के लिए जाने जाते थे कि वो जुझारूपन नजर नहीं आ रहा है कोहली के क्रिकेट में काफी समय से। जो एक
दीवानापन, पागलपन जो था एक क्रिकेट कोहली के क्रिकेट में, वो अभी नहीं आ रहा है। और वही मुझे अब रोहित का भी लगा था इस मैच में, एक जो होना चाहिए कैप्टनसी, एग्रेसिव, एक मतलब इंटरेस्ट, वो चीज नहीं दिखी थी इसमें। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद थोड़े से इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा उतना मन नहीं है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है क्या, कुछ इस प्रकार का सा लगा। वैसे तो उनके करियर के लिए भी ये सीरीज बहुत अहम है। अगर इंडिया हार जाती है तो वो खुद नहीं चलते हैं, तो हो सकता है उनकी अंतिम सीरीज भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कायदे से तो होनी ही चाहिए अगर वो नहीं चलते हैं तो। अब आपको गिल के बारे में क्या कहना है? इतना उनको सुपरस्टार बताया जा रहा है, तीनों फॉर्मेट का भविष्य का कप्तान बताया जा रहा है, लेकिन फिर वही 25, 30, 35 हर बार करने के बाद आप आउट हो जाते हैं। इतने मैच आपने खेल लिए हैं, तो अब उनको तो प्रदर्शन करना चाहिए ना भाई। अब आप सीनियर खिलाड़ी हो गए, अब आप 3-4 साल से लगातार खेल रहे हैं, आपको रेगुलर टीम में जगह मिल रही है, तो अब आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि गिल को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो मेरे हिसाब से वो इसके वो नहीं है जितना उनको पेश किया जाता है। आप मतलब साधारण खिलाड़ी है, उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिस हिसाब से। मतलब अब आप जायसवाल को देखिए और गिल को देखिए, आपको कौन बेटर लगता है, जायसवाल और गिल में? अभी तक के प्रदर्शन से तो जायसवाल बेटर है। लेकिन क्या आपने जायसवाल की इतनी तारीफ सुनी जितनी गिल की सुनी, जितना उसको हाईलाइट किया जाता है गिल को? आजकल तो सोशल मीडिया के पीआर का खेल है सारा। जी, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी गिल को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तकनीक में काफी खोट नजर आता है। बिल्कुल, वो ये जो तकनीक है वो व्हाइट बॉल में चल सकती है, लेकिन ये रेड बॉल क्रिकेट में ये तकनीक नहीं चल पाएगी। अब आपने देखा सीरीज में ऋषभ पंत ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जबकि हमारे टेस्ट मैच में तो उनसे काफी उम्मीदें रहती हैं। अब ऋषभ पंत तो देखिए उसी श्रेणी के खिलाड़ी हैं, अब वही अगर चल जाए तो रिस्क तो है उसमें। वो नेचुरल गेम है, वो उनको खेलने देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उनका जिस प्रकार का खेल, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि टॉप ऑर्डर से अगर कोई बल्लेबाज सेट होके अगर उनको आधार दे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी जी, थोड़ा सा उनका दबाव कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो है। ऐसे खिलाड़ी को आप भाई, ये तो मतलब एक तरीके से मल्टी रोल हो गया। वो एक खिलाड़ी इतने रोल कैसे निभा पाएगा कि जब आपने उनको एक रोल दे रखा है कि आते ही उनको फ्री खेलना है, तो वो फिर फ्री ही खेल सकता है। तो वो ही बेटर होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर है हमारा, वो अच्छा करे। वो अच्छा करेगा तभी ऋषभ पंत से आप रिजल्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ऋषभ पंत आपको रिजल्ट नहीं हर बार नहीं दे सकते। हाँ, हर बार नहीं दे सकते, ये बात तो है। जब तक आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको बेस प्रदान करना पड़ेगा, तभी आप ऋषभ पंत से कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अब आपका गेंदबाजी के बारे में क्या कहना है? आप भी गेंदबाजी देख रहे होंगे, हर समय जब भी बॉलिंग होती है इंडिया की, तो ऐसा लगता है केवल एक बुमराह ही कैसे बॉलर हैं जो कि बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, या फिर जो हर समय विकेट लेने के लिए आपको लगता है कि गेंदबाज यही विकेट ले सकता है। बाकी अगर आप देखें, सिराज हो गए, हर्षित राणा हो गए, या फिर आपके नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, ये उस प्रकार के गेंदबाज नहीं लगते हैं जो कि सामने वाली पोजीशन या विपक्षी टीम को डरा सके, या जब भी आपको जरूरत है विकेट ले सकें। जी बिल्कुल, इसमें एक तो देखिए बॉलिंग में चयन में भी थोड़ा सा वो रहा। जब शमी फिट हो चुके थे, वो रणजी खेल रहे थे, तो उनको पहले मैच से नहीं, चलिए दूसरे मैच से तो उनको टीम में रखा जा सकता था शमी को। हाँ, कम से कम उनको टीम के साथ जोड़ा जा सकता था, उनको टीम के साथ जोड़ा जा सकता था। उस व्यक्ति ने आपको इतना पास्ट में करके दिखाया है। अभी भी आपकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पास्ट के बेस पे खेल रहे हैं, तो वो शमी के साथ क्यों नहीं हो सकता? वो शमी के साथ भी हो सकता है, अगर पास्ट ही क्राइटेरिया है टीम में चुने जाने का। काफी खिलाड़ी हैं, अब सबको पता है किन की बात हो रही है, तो काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो पास्ट पे ही खेल रहे हैं, तो शमी क्यों नहीं खेल सकते थे? कितना बड़ा नाम है, जबकि वो तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रणजी में भी उन्होंने कमबैक मैच में 4 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप ही देख लीजिए, वर्ल्ड कप देख लीजिए, जब तक शमी नहीं थे तो बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा था, और शमी के आने से बॉलिंग अटैक कैसा लगा। आपका सिराज के बारे में क्या कहना है? क्या सिराज की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं, और उनको इतनी बैकिंग क्यों मिल रही है? मेरे हिसाब से सिराज को कुछ ज्यादा ही वो दिया जा रहा है, जिस उसके वो अभी वो नहीं है। मतलब वो भारत के जैसे बुमराह के साथ आप उनको नहीं वो कर सकते हैं, मतलब बुमराह के जोड़ीदार नहीं हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से सेकंड बॉलर नहीं हो सकते हैं टेस्ट में आपके वो। जी जी, बुमराह के वो जोड़ीदार नहीं हो सकते हैं। बुमराह के जोड़ीदार का अभी जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है वो मोहम्मद शमी है।
थर्ड नंबर पे सिराज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब अच्छी बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है कि सिराज का भी थोड़ा इफेक्ट हमको देखने को मिले। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सिराज कंडीशन के गेंदबाज हैं, यानी कि जब पिच में मदद होती है, जी जहाँ जी पे सभी गेंदबाज अच्छा करते हैं वहां तो सिराज ठीक लगते हैं, लेकिन जहाँ पे पिच फ्लैट होता है या जहाँ पे बल्लेबाजी डोमिनेट कर रही होती है वहां उनके पास कोई क्लू नहीं होता है कि कैसे बल्लेबाजों को आउट किया जाए, परेशान किया तभी जाए। तभी हमने कहा कि वो बुमराह के जोड़ीदार नहीं हो सकते हैं, यानी कि उनमें वो सेकंड पेसर वाली क्वालिटी और अभी आपको नहीं पता है। भी नहीं है कि किस मैच में चलेंगे। जी जी जी। वो पूरे साल में एक या दो मैच को ऐसा होता है इसमें ठीक ठाक प्रदर्शन करता है, उसके बाद नहीं तो एवरेज गेंदबाजी करते हैं। वो थोड़ा सा कई बार इंडियन मैनेजमेंट की चीजें आपको भी चौंकाती हैं क्या? जैसे कि आपने देखा आकाशदीप जी कितनी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे घरेलू मैचों में, आपने उनको सिराज से पहले प्राथमिकता दी, और जब इतना महत्वपूर्ण दौरा आया तो आपने उनको पीछे कर दिया और आप हर्षित राणा को आगे ले हर्षित आए। राणा और सिराज को से भी मतलब दोनों को ही पीछे कर दिया, बिल्कुल दोनों से पीछे कर दिया। तो मेरे हिसाब से आकाशदीप को मौका दिया जा सकता था। हाँ, उनकी लाइन लेंथ काफी सटीक रहती बिल्कुल है, बिल्कुल विकेट टू विकेट बिल्कुल। वो गेंदबाजी करते हाँ, हैं। वो शुरू में इफेक्टिव हो सकते हैं जब मॉर्निंग का सेशन होता है, तो आकाशदीप जैसे बॉलर काफी इफेक्टिव हो सकते हैं, जो थोड़ा सा मुझे लगा कि टीम मैनेजमेंट ने सिलेक्शन जो थोड़े से कहना चाहते हैं हम, जो थोड़े से फ्री के रन नहीं दे या बल्लेबाज को रन बनाने के लिए मजबूर करेगी, ये नहीं है कोई पैड पे बॉल फेंक दी या ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दी कि बल्लेबाज आराम से रन बना रहा है। बिल्कुल। सिराज का आप देखिए कि ओवर में एक बॉल ऐसी जरूर आएगी जिस पर आप आराम से खुल के शॉट खेल सकते हो। तो बुमराह भाई अकेले कैसे हैंडल कर सकते हैं? रन भी वही बचाएं, विकेट भी वही बचाएं, कम से कम एक बॉलर ऐसा तो हो जो रन बचाएं। फिर देखिए बड़ी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, अगर आपने बुमराह पे ज्यादा लोड दे दिया, अगर वो बीच में चोटग्रस्त हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? बॉलिंग बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, कुछ नहीं, आराम से फिर मेरे हिसाब से आराम से आ रहेंगे। अच्छा, ये सब चीजें छोड़िए, आप ये बताइए कि ट्रेविस हेड और इंडिया का क्या जो है संजोग बनता है कि ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ इतना क्यों चलते हैं? ट्रेविस हेड का मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए दोनों इनिंग में, मतलब चलिए सेकंड इनिंग फर्स्ट टेस्ट की वो चल गए, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको शुरू की 15-20 बॉल में फंसाया जा सकता है। आप दोनों उसमें देखिएगा, फर्स्ट मैच में और सेकंड मैच में भी 15-20 बॉल में अगर आपने उनको फील्ड, इस मैच में अगर इस मैच की फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो 15-20 बॉल में जब, चलिए वो क्या करेंगे 15-20 बॉल में, ज्यादा से ज्यादा 5-6 चौके मार देंगे, 4 चौके 3 चौके मार देंगे। अगर वो आउट हो गए तो उस पे जाना चाहिए ना। 15-20 बॉल में वो आप उनको सिंगल डबल दे रहे हो आसानी से, वो तो वैसे भी मारेंगे। शुरू में आप 4 चौके बचा लो, वो बाद में मारेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड को शुरू की 15-20 बॉलों में फंसाया जा सकता है। उसके बाद अगर आपने उनको उन 15-20 बॉलों में आपने अटैक नहीं किया, उनको नहीं फंसाया, नहीं दबाव में डाला, तो यही होगा जैसा होता आ रहा है। हाँ, लेकिन आप एक चीज भी देखिए, आजकल आप देखिए इतना बड़ा मैनेजमेंट होता है, इतने इतने कोचिंग आपके स्टाफ में लोग होते हैं, और फिर आजकल इतनी आपके जो रिप्लेस रहते हैं, आपके पास इतना, आपके पास लैपटॉप में डेटा रहता है। अब हेड का जिस प्रकार का खेल है सब जानते हैं कैसा खेलते हैं, वो फ्री हैंड खेलते हैं जी। उनको बॉल चाहिए, बैट पे आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना उन्होंने परेशान किया पिछले 2-3 साल में, तो आप उनकी कमियों को नहीं उजागर कर पाए। जैसे कि आप उनको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, अगर वो मिस करते हैं तो बॉल विकेट पे लग जाए, या जैसे उनकी कमजोरी शॉर्ट बॉल की अक्सर देखा गया है, पर वो आप उनको शॉर्ट बॉल भी नहीं करते हैं, आप उनको फ्री बॉल देते हैं, यानी कि ऑफ स्टंप के बाहर आपने दे दी या आपने पैड्स पे दे दी, और वो आसानी से स्कोर करते रहते हैं और आपको हर बार परेशान करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं कप्तान की और कोच की भी तो गलती हो सकती है ना, कि आप इतना समझ नहीं रहे हैं चीज को। क्या कप्तान ही देखिए फील्ड सेट करते हैं, कप्तान ही बता रहे हैं आजकल। तो ये है कि मेरे हिसाब से वही शुरू में ही अगर आपने उनको खुला छोड़ दिया। अच्छा, उनके उनके लिए हमारे लिहाज से आकाशदीप बहुत अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि आकाशदीप जो है विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, स्विंग कराने की कोशिश करते हैं। अगर बल्लेबाज मिस करे तो वो सीधे स्टंप पे वो एलबीडब्ल्यू का कैंडिडेट बनेगा या फिर वो बोल्ड का। तो ये है थोड़ी सी उनको, ट्रेविस हेड के लिए आकाशदीप एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, जो कि टीम मैनेजमेंट की थोड़ी सी गलती रही। अच्छा, सब पे बात हो रही है, लेकिन केएल राहुल पे बात नहीं हो रही है। केएल राहुल भी एक रहस्य है कि उनका जो टैलेंट है वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, ना सिलेक्टर्स को समझ में आ रहा है, फिर भी उनको बैक किया जा रहा है, और उन्हें विदेशी दौरों के लिए माना जाता है कि सबसे उपयुक्त बल्लेबाज है।
लेकिन आप देखें इस सीरीज में भी अभी तक एक बड़ी पारी है, बाकी तो उन्होंने जैसा कुछ नहीं किया है। जी, यही तो वजह है कि जो आज उनका टेस्ट एवरेज है वो शायद मेरे हिसाब से अश्विन से भी कम है। हाँ, उनका लगभग 34 का टेस्ट एवरेज हाँ, है। लगभग अश्विन या जडेजा के आप बराबर हाँ। मान सकते हैं। तो यही एक कारण है उनका भी कि वो एक पारी उनकी अच्छी आती है, उसके बाद फिर वो लंबा सूखा। अब ये कैसा टैलेंट है जो 10 साल में नहीं निकल पा रहा है। यही तो सब आश्चर्य अब जो रूट और ये केएल राहुल जी लगभग शायद अंडर 19 में साथ खेले हैं। आज एक जो रूट है वो एक स्थापित बल्लेबाज हो चुके हैं, स्तंभ हो चुके हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। और हमारे केएल राहुल आज भी युवा बल्लेबाज कह लीजिए या 29 साल मतलब की उम्र में, हाँ, उनको आज भी वो सीख रहे हैं या मतलब अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। सॉरी, सीख तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा गलत वर्ड रहेगा। वो अपनी जगह बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें तो देखिए काफी दुख होगा कि अगर केएल राहुल 5,000 से या 6,000 टेस्ट रन भी नहीं बना पाए अपने इसमें, जिस हिसाब के वो, जिस प्रतिभा के वो खिलाड़ी, प्रतिभा उनमें है, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंड सेट का थोड़ा सा वो थोड़ा सा, हाँ हाँ, वो पता नहीं कुछ अतिरिक्त दबाव ले रहे हैं वो या क्या है, तो ये कह सकते थोड़ा सा फ्री होके खेले तो ज्यादा हाँ, बेहतर रहेगा। यही उनका T20 में भी है। जो लखनऊ ने उनको रिलीज किया, वो ये बहुत बड़ा कारण था इसका भी कि वो थोड़ा सा दबाव में खेलते हैं। वरना टेक्निक ले लीजिए आप, उनकी क्लास कोई कमी नहीं है उस बल्लेबाज में, बस थोड़ा सा माइंड सेट की प्रॉब्लम मुझे लगती है, अतिरिक्त दबाव। तो अब आप अगला जो टेस्ट मैच है गोवा में, उसमें आप इंडियन टीम से क्या चाहते हैं? देखिए, समी तो शायद नहीं जुड़ पाएंगे, अगर जुड़ सकते तो शायद जोड़ें उनको, वरना आकाशदीप को खिलाना चाहिए बॉलिंग में। किसकी जगह? मेरे हिसाब से सिराज की जगह खिलाना चाहिए। तो हर्षित राणा ने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया इस मैच में। दोनों में से किसी की भी जगह खिला सकते हैं, पर आकाशदीप को खिलाना चाहिए। अब वो टीम मैनेजमेंट देखे कि किसको। तो जडेजा की जगह बनती है या फिर अश्विन के साथ ही आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? अश्विन का भी देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज देख लीजिए, वो तो होम घर में ही थी, और इस मैच में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए, दूसरी पारी में तो इतना नहीं था, लेकिन पहली पारी में ऐसा कुछ नहीं मिला भाई। अब बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक पे ही आप विकेट लेंगे तो फिर उस इतने अनुभव का क्या फायदा। वो अनुभव से भी कुछ वो नहीं कर पाए जो उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे। मेरे हिसाब से अब शायद वॉशिंगटन सुंदर को ही लेना चाहिए, और उससे बैटिंग का हमारा थोड़ा मजबूत पक्ष हो जाता है। पिछले कुछ समय में जडेजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है टेस्ट में, विदेशी दौरों पे। हाँ, वैसे तो ये भी बात है कि जडेजा ने भी काफी अच्छी की है बल्लेबाजी तो, लेकिन उनका थोड़ा बॉलिंग का वो रहता है, वो पिच के ज्यादा वो रहते हैं, पिच पर आश्रित रहते हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को शायद लेना चाहिए। तो फिर आपके हिसाब से अगले मैच में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? प्लेइंग 11 मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट बैटिंग के साथ तो शायद छेड़छाड़ करने की वो जरूरत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी उसमें फास्ट में अच्छे की वो खिलाड़ी हैं, बड़े नाम, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर नहीं है। हाँ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह होता तो शायद आप 20 सीरीज में कर देते। हाँ, लेकिन इंडिया में ये शायद नहीं हो पाएगा। बॉलिंग में देखा जाए तो शायद अश्विन की जगह सुंदर आ जाएंगे, और आकाशदीप को मेरे हिसाब से सिराज की जगह पे ट्राई करना चाहिए। आपके वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले दौरे पे गावा टेस्ट में काफी अहम भूमिका निभाई थी, तभी थोड़ा ये है कि इसी वजह से वो थोड़ा प्रबल दावेदार होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए जडेजा और अश्विन के ऊपर। हम तो थोड़ी सी सकारात्मक कप्तानी भी चाहेंगे जी। कप्तान मेन चीज इसी से होता है। कप्तानी का तो डिफरेंस आप साफ साफ पहले मैच और दूसरे मैच में आपको दिख रहा है कि जो टीम बैक फुट पे जा चुकी थी उसने कितने शानदार तरीके से कमबैक किया, क्योंकि कमबैक मुझे लगता है कि करने दिया गया। तो सबसे पहले तो यही है कि पॉजिटिव कप्तानी चाहिए। बिल्कुल, वो लीडर होता है, लीडर जैसा होगा उसी के उसको आप फॉलो करते हैं।
उनकी बल्लेबाजी के लिए क्या कहेंगे? क्या वही जगह जिस नंबर पर उन्होंने इसमें से बल्लेबाजी करी वो उपयुक्त है, या फिर वापस उन्हें टॉप पे जाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से उनको रन बनाने चाहिए, वो चाहे किसी भी नंबर पर आए, चाहे ओपनिंग पर आए, चाहे वो किसी भी नंबर पर खेले। मेरे हिसाब से पहली बात तो रन बनाने चाहिए, ये है। सही बात है। कप्तान के रूप में लीड करना चाहिए हाँ उन्हें, एज ए बल्लेबाज और लीडर के रूप में, दोनों रूप में बिल्कुल उन्हें पहले टीम को लीड करना चाहिए बेहतर तरीके से। बिल्कुल आत्मविश्वास जगाना चाहिए। जिस प्रकार से इस मैच में कंधे गिरे हुए थे ना, वो एक वर्ल्ड क्लास टीम को शोभा नहीं देते हैं। आप मैच जीत के आए हो, आप मैच जीत के आए हो तो आप सेकंड मैच में इस तरीके से आपका जो प्रदर्शन था कि जैसे आप हार के आए, आपको तो और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था। बैकफुट हाँ, पे ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए थी, लेकिन लगा ऐसा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जीत के आई हो, आप हार के आए हो। तो आपका कहना मतलब ये है कि अब आपने ऑस्ट्रेलिया को खुद जो है आत्मविश्वास दे दिया है, जी तो आगे की सीरीज के लिए अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया टीम है, ये इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली है। ये मौका था एक जो गवा दिया गया मेरे हिसाब से। अब आपके अगले मैच में हेजलवुड वापस आ जाएंगे तो जी उनकी गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए तो बल्लेबाज, देखिए मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट जो है वो हमको ऑस्ट्रेलियन टीम से सीखना चाहिए। जो रिप्लेसमेंट होता है वो एकदम एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बॉलर की जगह पे बैट्समैन आ लाइक टू गया लाइक। है, बिल्कुल, या बैट्समैन की जगह पे ऑलराउंडर आ गया। जिस कैटेगरी का खिलाड़ी गया है, जिस प्रकार का खिलाड़ी गया है, उसी प्रकार का खिलाड़ी उनका रिप्लेस होता है। ये बात तो उनके क्रिकेट में हमेशा से रही है। जी बिल्कुल ये तो चीज, इसी चीज के लिए वो वर्ल्ड क्लास टीम कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया को भी वर्ल्ड क्लास कहलाना है तो इस तरीके के निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी वो वर्ल्ड क्लास टीम है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत का विषय है वो इंडियन बल्लेबाजी ही है। जी अगर आप देखें इस सीरीज में ही देखें, अभी तक 3 पारियां ऐसी जिसमें हम 200 भी क्रॉस नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज में था, वहां भी हम बल्लेबाजी में रन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल। तो जब तक आप रन नहीं करेंगे तो बॉलर क्या बचाएंगे? अब ये तो हर बार समझ आपको बुमराह थोड़ी बचा लेंगे। से, हाँ ये तो हमारी समझ से परे है कि देखिए स्पिन भी आप नहीं खेल पा रहे हैं, स्विंग भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप खेलेंगे क्या फिर? आप विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 टीम होकर, और आप मात्र लगभग 2 दिन में अगर टेस्ट मैच हार जाते हैं तो काफी शर्मनाक बात है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये तो प्रश्न पता नहीं है अब ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। ना तो स्पिन खेली जा रही है, ना स्विंग खेली जा रही है, तो ये तो काफी गंभीर प्रश्न है, और गंभीर जी पता नहीं इसका कैसे वो निकालेंगे। चलिए, अभी ये टेस्ट मैच तो देखिए 2 दिन पहले खत्म हो गया, तो मैनेजमेंट को और खिलाड़ियों को और समय मिल गया है इस चीज पे मंथन करने के लिए, कैसे रीग्रुप हुआ जाए, कैसे जो है अपने आप को एकजुट करके वापस मैदान पर उतरा जाए। क्योंकि देखिए गावा वाला मैच ऐसा है, अगर वहां भी अगर ये लोग हार गए तो फिर सीरीज पिछड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल फिर हम यही सोचेंगे कि हम 3-1 से हारेंगे कि 4-1 से हारेंगे। क्योंकि सही देखिए गावा की जो पिच है इस समय करंट में ऑस्ट्रेलिया में सबसे आपकी बाउंस वाली पिच बात। वही वही है। है जी जी जी। तो वहां अगर आप कैसे खेलते हैं वो आपको मैच रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो थोड़ा सा तो देखिए, थोड़ा तो बैट्समैन को पॉजिटिव अपना अप्रोच रखना होगा। हाँ, जहां रन मिल रहे हैं वहां तो रन लेने पड़ेंगे, इतना भी डिफेंसिव मत हो जाइए कि अब देखिए ट्रेविस हेड खेले 141 बॉल में उन्होंने 140 बनाए, तो इस तरीके से तो आपको खेलना पड़ेगा। जो मैक्स स्विनी थे वो भी उनके अच्छा खेल रहे थे, तो जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना है। नहीं, या तो फिर आपकी डिफेंस इतना मजबूत हो, द्रविड़ या या पुजारा टाइप का डिफेंस हो जिससे आपको भरोसा हो। अब आप रेडी को ही देख लीजिए, उन्होंने इतना कोई बहुत ज्यादा डिफेंसिव वो नहीं अप्रोच अपनाई, तो वो सक्सेस हुए हैं पिछले जो भी उन्होंने 3 इनिंग खेली हैं। काफी पॉजिटिव का रहा उनका जो अभी तक का खेल है। हाँ तो उनकी बल्लेबाजी ने तो काफी जो है पॉजिटिव चांस दिए हैं। गेंदबाजी में थोड़ी जरूर उनको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। हाँ तो एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में इंडिया को वो सर्विस दे सकते हैं काफी लंबे समय तक, खासकर विदेशी दौरों पर। जिस हिसाब से उन्होंने डेब्यू किया है अपना, थोड़ी समझदारी दिखाई है। अभी 21 साल के यंग लड़के हैं, कोई घबराहट नजर नहीं है बल्लेबाजी में। तो इस तरीके का क्रिकेट खेलना होगा। जब नीतीश रेड्डी खेल सकते हैं तो अभी हमारे पास तो काफी सीनियर खिलाड़ी हैं जो ऐसा खेल दिखा सकते हैं, जिनमें वो प्रतिभा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारी जो टेल है ना उसको भी थोड़ा सा योगदान ज्यादा देने की आवश्यकता है।
क्योंकि आजकल का क्रिकेट जो ऐसा है कि जो टेल होती है वो काफी महत्वपूर्ण रन बनाती है और वो कई बार हार जीत में योगदान देती है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कमिंस है, स्टार्क हैं, ये लोग टिक जाते हैं और रन बनाते हैं, विकेट भी बचा के रखते हैं। जबकि हमारी जो टेल है ना तो रन बना पाती है ना ही विकेट बचा पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम 200 पे 5 है, हम 220 पे जाते जाते ऑल आउट हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सबक होना चाहिए कि हम कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ सकें। बिल्कुल, देखिए एक तो इससे क्या होता है कि जो बल्लेबाजी 5 6 7 नंबर पे करते हैं उनको एक तो कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर पाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हमारे पास अभी हैं ऐसे जो रन नहीं बना पाए तो चलो हमारा साथ तो दे देंगे कम से कम। लेकिन इंडिया वाले जो है ना तो वो साथ दे पाते हैं ना ही रन बना पाते हैं। तो इससे जो इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर का जो मिडिल लोअर ऑर्डर है, वो काफी मैंने देखा है कि टेस्ट मैच में उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि लक्ष्मण के टाइम पे लक्ष्मण ने काफी हद तक जो बल्लेबाजी है वो बिल्कुल लोअर ऑर्डर के साथ की है, क्योंकि उनको उस हिसाब का साथ मिल जाता था। जहीर खान, हरभजन सिंह, ये अच्छा योगदान ये लोग ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आते ही विकेट फेंक के चले गए। प्रॉपर बैट्समैन तो खैर नहीं थे, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब ये विकेट फेंक के जाने वाले बल्लेबाज नहीं थे। तो इस हिसाब से इंडिया को इस पे भी काम करना चाहिए। तो बैटिंग में वैसे ही काफी ऊपर से ही प्रॉब्लम चल रही है, तो नीचे वाले बल्लेबाज भी कुछ भी सहयोग नहीं करते हैं, तो ये एक तरीके से दोहरी मार हो जाती है इंडियन बैटिंग पे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने काफी पॉइंट बताए जिन पे कि काम करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए बर्ड क्लास टीम है और क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है। आज हम जीते कल वो जीतेंगे, ऐसे चलता रहता है। लेकिन हम वापसी कैसे करते हैं यही हमें और टीमों से अलग बनाती है। जी, जो तो कमियां हैं वो तो देखिए सुधारनी पड़ेंगी। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, वो तो हिस्सा है, लेकिन जो कमियां हैं अगर आप उनको भी नहीं देखेंगे तो फिर आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन पाएंगे, उनको अगर आप नजरअंदाज करते रहेंगे तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय दिया, अपनी राय रखी। आप लोगों को हमारी जो बातें थी कैसी लगी इस पर आप अवश्य टिप्पणी करें, अवश्य आप अपनी राय रखें और आप लोग क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।